ओके, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यस, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? क्या बात है, बहुत काफी ज्यादा भूकंप मचा के रखा है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा लेट हो गया, सो टेक इशू के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ जी, आ गए हैं भाई, आ गए हैं। Yes, so I welcome you all and very good evening. I'm expecting that every one of you are totally fine, hopefully. ओके, सो आज का सेशन अगेन काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज निशा एंड शी इज AIR-1 जो कि CSI नेट जून 2021 में इन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 1 स्कोर किया है। तो आज हम निशा के साथ उनसे आप ही के थ्रू जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो भी करेंगे, साथ ही साथ उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये जर्नी कितनी ज्यादा आसान या कितनी ज्यादा टफ रही। और जैसे कि आपको पता है लगभग हर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, मतलब जो जनरली होते हैं कि कितना यूनिट किया, कैसे किया, एवरीथिंग। बट यस, जो सीख होती है हर एक सेशन से आपको अलग मिलती है। तो आज के भी सेशन की यही एक कोशिश है कि शायद आप इस सेशन से एक ऐसी सीख लेकर जाओ जो कि माइट भी आपके प्रिपरेशन में 1 से 2 पॉइंट और ऐड कर दे। तो सबसे पहले निशा, आई वेलकम यू टू दिस लाइव सेशन एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर शेयरिंग दिस ग्रेट रैंक। सो कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much, ma'am, and good evening. वेरी गुड इवनिंग। After achieving AIR-1, सारी चीजें बदल गई है मेरे लिए और ओके, काफी अच्छी फीलिंग है ये। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्टेड था कि इतना आ जाएगा या फिर मेहनत ने ज्यादा रंग दिखा दिया? मैम, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि AIR-1 लाना है, ये लाना है। बस मैं अंधाधुंध मेहनत किए जा रही थी और एग्जाम देने के बाद हाँ अंदर सेटिस्फेक्शन था कि हाँ मैंने अच्छा परफॉर्म किया इस बार एग्जाम में। और जब मैं पेपर दे के आई थी एक अजीब सी शांति थी अंदर की हाँ इस बार पिछले अटेम्प्ट की तरह नहीं रहा। बट जब आंसर की आई फिर मैंने स्कोर मैच किया तो उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि अंडर 20 AIR आ जाएगा, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट इट इज AIR-1 सो इट इज अमेजिंग। ओके, तो आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन है? आई मीन आपके घर का माहौल कैसा है अभी? मैम, जब से रिजल्ट आया है सभी लोग बहुत खुश हैं उस दिन से। मतलब वो जो खुशी है ना वो मेंटेन है, मतलब वो कम ही नहीं हो रही है, वो उसी लेवल पर है। इस ऑफ कोर्स इतनी मतलब है ही इतनी बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं है, तो इतनी आसानी से तो हजम होगी नहीं। अभी बहुत लंबा कहते हैं ना, एक सेलिब्रेशन का एक अच्छा खासा वक्त चलेगा, एक दिन काफी नहीं है इतनी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। सो अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। मैं चाहूंगी कि आप अपने साथियों को जो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली आपके साथ बात करने के लिए काफी देर से जो है बहुत पेशेंस लेवल के साथ बने हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं अपने साथियों को कि आपका रॉ स्कोर कितना रहा था आउट ऑफ 200? मैम, इट वाज 160, 160 था ओके, मेरा 200 में से। ओके, एंड आपको अगर याद हो ए बी और सी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन था? एक्चुअली मैम जब मैंने मैच किया था तो मैंने सेक्शन ए और बी साथ में कैलकुलेट किया था तो वो 65 था दोनों में, और सेक्शन सी में मेरे 95 मार्क्स थे। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, ए और बी को मिला के 65 बन रहे थे आपके यस मैम। ऑलमोस्ट। ओके, यस तो आपका सेक्शन सी में काफी अच्छा स्कोरिंग रहा, राइट? यस मैम। या वो कहते हैं ना कि सेक्शन सी मतलब बना देता है काम या तो बिगाड़ देता है, तो वही बात आपने काफी मतलब आई थिंक आपने 24 क्वेश्चन तो फिर सही कर दिए थे। यस मैम, इतनी हाईएस्ट। 24 करेक्ट थे आउट ऑफ 25। तो अब वही सबसे ज्यादा अमेजिंग था कि सेक्शन सी मतलब उसी ने बना दिया था मेरा स्कोर। ओके, ओके, तो ये तो गाइस रॉ स्कोर अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। निशा ने 160 स्कोर किया है आउट ऑफ 200, जो कि अभी तक जो मैंने सुना है उसमें हाईएस्ट है। मतलब मैंने रमिका का भी इंटरव्यू लिया था, तो उनके भी आई थिंक। आपका कौन सा शिफ्ट था बाय द वे? मैं मॉर्निंग शिफ्ट था। ओके, तो आपका शिफ्ट 1 था। ओके, तो शिफ्ट 1 में आपके 160 आउट ऑफ 200 रहे हैं। और ए मतलब पार्ट ए बी सी में का भी हमने देखा कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया था। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जर्नी कैसी रही? मतलब इट वाज एक्चुअली वेरी टफ और इट वाज इजी टू हैंडल?
मैम स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी सारी चीजें रिदम में लाने के, क्योंकि CSIR जैसा एग्जाम है उसके लिए तैयारी भी उसी लेवल की चाहिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट जब बाद में पढ़ते पढ़ते फिर वो रिदम बन गया था, फिर मैं उसको एंजॉय करने लगी थी, वो एक पार्ट बन गया था मेरी लाइफ का। और जिस दिन भी अगर बाई चांस किसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी तो मुझे अच्छा फील नहीं होता था, तो वो एक लाइफ का पार्ट हो गया था मेरे। बट बाद में जर्नी इजी हो गई थी, बट स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज हुई थी मुझे, क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरा बीच में छूट गया था MSc के बाद, तो मैंने फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा मुझे, तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज हुई, बट बाद में वो इजी हो गया था प्रिपरेशन। ओके ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में अपने साथियों को थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से आती हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है? एक्चुअली मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ, और ओके मेरी स्कूलिंग भी यहीं हुई है पिथौरागढ़ में ही, और कॉलेज भी मेरा यहीं से है। मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था। देन ओके, और ग्रेजुएशन में? मैम ग्रेजुएशन में ZBC था, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब शुरू से ही मतलब स्कूल एंड कॉलेजेस से ही मतलब यू वाज इन अ ब्राइट जोन, या फिर स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुंचने के लिए? मैम एक्चुअली स्कूलिंग एंड आई एम नॉट सो ब्रिलियंट, मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट ही मानती हूँ स्कूल एंड कॉलेजेस में, और मैं एक इंट्रोवर्ट भी हूँ, मैं बहुत ज्यादा शाई हूँ। आई थिंक ये एक रीजन था कि मैं आपको लेट मेल कर पाई। तो मैं ज्यादा किसी से इंटरेक्शन ना स्कूल में होता था, ना कॉलेजेस में, ना प्रोफेसर से, ना टीचर से, नहीं ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। तो मैं आई थिंक मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही थी। तो ये तो रही आपके एकेडमिक रिकॉर्ड की बातें। अच्छा, तो CSI नेट की तैयारी करते हैं तो जैसे बच्चों का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि बेसिक्स क्लियर मतलब अगर होते हैं तो मेरा मानना है कि वो अच्छे से कमांड बना पाते हैं। तो व्हाट वाज योर एक्चुअली सिचुएशन, मतलब जब आप इस फील्ड में एंटर किए कि यस आपको CSI नेट की तैयारी करनी है, तो योर बेसिक्स वेर क्लियर या फिर उस पर भी स्ट्रगल करना पड़ा? नो मैम एक्चुअली मैंने जैसे MSc कंप्लीट किया तो थोड़ा गैप हो गया था 1-1.5 साल का उसमें। तो उसके बाद एक्चुअली इन MSc तो थोड़ी कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाई थी अपनी स्टडीज पे। फिर थोड़ा 1-1.5 साल का गैप हो गया था, मैंने बिल्कुल बुक्स को हाथ नहीं लगाया था। तो मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। तो शुरुआत ओके के 6 महीने में बेसिक क्लियर करने में ही रह गई थी। तो मैंने सिक्स आफ्टर जब मैंने स्टार्ट किया था उसके 6 महीने बाद मैंने एक अटेम्प्ट दिया था 19 में, बट वो क्लियर नहीं हो पाया था, बिकॉज मुझे पता था कि मैं अभी अब बेसिक्स पे ही काम करूँ, बट मैंने इसे अटेम्प्ट दिया था, बट मैंने 93 मार्क्स स्कोर किए थे देन, बट वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। अच्छा, तो अभी तो आप अच्छी एक्सपीरियंस हो गई हैं, तो आपका क्या मानना है? मतलब मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है बोलते रहना, मैं बोलती रहती हूँ बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो। यस लेकिन आप और आपके जो साथी अभी फिलहाल में चैट बॉक्स में है, मतलब वो आप ही के जैसे हैं, तो आप यस उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्चुअल में बेसिक्स उतना बड़ा रोल प्ले करता है जितना बोला जाता है, या फिर इट इज जस्ट लाइक सेइंग ओनली कि हाँ बेसिक्स क्लियर कर लो? मैम बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। आप आगे को अगर पढ़ रहे हो, आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है, आप अटक जाओगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आप आगे कुछ पढ़ रहे हो तो आप अटको ना अपनी स्टडीज में, और आगे को आप कॉन्फिडेंस बना रहे हो और उसको आप इजीली कंटिन्यू कर पाओ। ओके, तो मतलब ये कहना गलत नहीं हुआ कि आपने कॉलेज की पढ़ाइयों के बाद भी अपने बेसिक्स पे काम किया है काफी? यस मैम, क्योंकि मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाई थी स्टडीज में उस टाइम पे, तो ये मेरी सबसे ओके, बड़ी मिस्टेक है और मेरा ड्रॉबैक भी है। नहीं मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, कहते हैं ना इंसान पूरी लाइफ सीखता है, कभी कभी थोड़ा धीरे यस धीरे सीखता है, कभी जल्दी जल्दी सीखता है। नॉट अ यस। प्रॉब्लम, आपने धीरे धीरे ही शुरुआत की, बट जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो काफी खूबसूरत है। ओके निशा, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कितने साल से आप तैयारी कर रही मैम ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, और हैं? ओके, मैंने जुलाई 2019 से स्टार्ट करना मतलब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। अच्छा, यस मैम। 2019। ओके, यस मैम। तो मतलब ऑलमोस्ट अभी ये बोलना सही रहेगा कि 2 साल आपको लगे यस अप्रोक्स? मैम। यस मैम। ओके ओके, और आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था? यस मैम। अच्छा, तो काफी स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में कितने नंबर थे आपके? मैम एक्चुअली जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो परसेंटाइल सिस्टम नहीं था, तो 93 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे।
तो वो नहीं Okay. हो पाया, इवन एलएस भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। देन 2020 में उसके बाद 1 साल बाद फॉर्म निकला था, तो 2020 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, बट वो बहुत ज्यादा बेकार हो गया था, क्योंकि जो मैं प्रिपेयर कर रही थी, जहाँ कोचिंग ले रही थी, उनके नोट्स से वो हुआ ही नहीं, और वो बहुत ज्यादा पहले अटेम्प्ट से भी ज्यादा बेकार अटेम्प्ट वो हो गया था, और मैं घर आके बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी कि मैं पढ़ रही हूँ 1 साल से, पर नहीं हो पाया। तो 2020 वाला बहुत ही मतलब बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें मेरे 92 परसेंटाइल बने थे। फिर उसके बाद मैंने चेक भी नहीं किया, मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। देन दिसंबर 2020 में मैंने फिर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लिया, तो इस सब्सक्रिप्शन के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि वहां पे एक से बढ़कर एक टीचर है, एजुकेटर है, तो उसने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी। ओके, चलिए जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, शहाना का एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। शी इज आस्किंग व्हाट डिड यू लैग इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट दैट यू हैव ओवरकम इन योर अटेम्प्ट एंड यू गॉट AIR 1? एक्चुअली इन प्रीवियस अटेम्प्ट मैं बस इस पे फोकस करती कि हाँ यहाँ से भी नोट्स आ जाए, यहाँ से भी नोट्स आ जाए, बस उस पे ज्यादा हम इफेक्टिव स्टडीज नहीं हो पाई थी मुझसे। तो मैं यही कह फिर जो नेक्स्ट इस अटेम्प्ट में जब AIR 1 आया, तो मैंने कहा जितने मेरे पास जितने एजुकेटर्स ने पढ़ाया है, जितने मेरे पास नोट्स है, मैंने उन्हीं को अच्छे से रिवाइज किया और इफेक्टिव स्टडी की। आई मीन कि अपने परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छा करना है। तो मेरा ये मानना हो गया था कि हम कितना यहाँ पे पढ़ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, हम अपने साथ एग्जाम हॉल तक कितना ले जा रहे हैं वो मैटर करता है। तो मैंने बस रिवीजन करना और उनको रिकॉल करना, उन्हीं को ज्यादा बेटर करने की कोशिश की। ओके, मतलब ये कहना फिर सही होगा कि आप जब थोड़ा इनिशियल टाइम में आप थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड बेसिस पे स्टडी कर रही थी, मतलब यस मैम। बहुत चीजें एक साथ रेडी करने की कोशिश कर रही थी, यस एंड मैम। विद टाइम आप थोड़ा कोसेंट्रिक हो गई, मतलब एक सेंटर पे अरेंज होना आपने शुरू कर दिया, राइट? यस मैम। ओके, यस। ओके, दैट्स ग्रेट एक्चुअली। तो मैं भी यही, वैसे तो यही सवाल पूछूंगी मैं कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज थी आपके प्रिपरेशन में ही जिसने आपको AIR 1 दिला दिया? मैम एक्चुअली सबसे बड़ा रोल तो मेरा रिवीजन का था। फिर मैंने अपना माइंड डाइवर्ट होने से रोक लिया था कि मैंने अपने आप को समझा लिया है कि ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज्यादा लाइफ है, अभी सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है, जो इसके लिए अभी जरूरी है उस पे ही फोकस करो, और उसको बहुत इफेक्टिव पढ़ो, मतलब जितना भी पढ़ रहे हो उसको अच्छा पढ़ो, ताकि आप वहाँ पे एग्जाम हॉल पे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। एग्जैक्टली exactly. मतलब ये तो बात मैं भी बच्चों से कहती रहती हूँ कि अभी प्राइमरी हर्डल जो है वो है CSIR, उसके बाद यस मैम। 1 by 1 है। साथ साथ में तैयारी कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी गोल को नहीं भूलना है, अदरवाइज यस प्राइमरी मैम। गोल भी क्लियर नहीं होगा और सेकेंडरी तक तो बिना प्राइमरी क्लियर किए आप जा नहीं सकते हो। अच्छा, यस आपने मैम। एक अच्छी चीज मेंशन की कि आपने डिवीजन स्ट्रैटेजी में बहुत कुछ बदला। आई वांट टू नो कि मतलब आपका डिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा था कि मतलब जो इतना इफेक्टिव साबित हुआ। मैम एक्चुअली मैं पहले क्या करती थी कि जैसे पहले एक यूनिट पढ़ लेती थी, फिर सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करती थी, फिर थर्ड यूनिट। बट आई थिंक ये इतना मेरे लिए इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम दूसरी यूनिट कंप्लीट करें पहले यूनिट का मिस हो जाता है। तो मैं ऐसा करती थी, डे वाइज उसको डिवाइड कर देती कि हाँ मंडे को मुझे सेल बायोलॉजी और 2-3 यूनिट एक साथ रख लेती, इसको पढ़ना है। फिर ट्यूसडे को नेक्स्ट यूनिट पढ़ने, थर्सडे को नेक्स्ट यूनिट, फिर नेक्स्ट जब वीक आएगा बस एक वीक के अंदर उनका टर्न आ जाता था, और दोबारा से मैं जो पहले दिन पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए एक 5-10 मिनट में और फिर आगे को बढ़ती थी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा हेल्प हुई। ओके, और जैसे कि आपके साथ भी क्या दिक्कत होती थी कि आप कुछ टाइम बाद चीजें आप ज्यादा भूलने लगी हैं? आपके यस साथ भी मैम। ये एक प्रॉब्लम होता है? यस मैम, बीच में लग रहा था कि हाँ जो अभी पढ़ा है मैंने लास्ट वीक ही पढ़ा है, मैं भूल रही हूँ। बट जैसे फिर उसको दोबारा खोलो वो सब कुछ याद आ जा रहा है, तो वो थोड़ा हो रहा था, लग रहा था कि भूल रहे हैं, फिर एक्चुअली में हम भूल नहीं रहे, क्योंकि बार बार आप रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो वो मेंटेन रहता है, फिर ज्यादा टाइम तक मेंटेन रहता है आपके साथ। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। फाइन, तो मतलब कि AIR 1 तक जाना आसान रहा या टफ रहा, अगर एक शब्दों में बोला जाए तो? मैम फर्स्ट टू अटेम्प्ट के बाद मेरा ये हो गया था कि बस किसी तरह क्वालिफाई करना है, ये नहीं करना है। फिर मैं अपने परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई थी, परफॉर्मेंस में मैंने फोकस कर लिया था कि रिजल्ट जो भी हो जैसा भी हो, बस मुझे वो एग्जाम हॉल के 3 घंटे अपने आप को मतलब प्रूव करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। और मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया कि कितने ज्यादा मैं क्वेश्चन सही करके आती हूँ, मुझे ये मैं ही सोच के एग्जाम हॉल में एंटर हुई थी। तो आई थिंक यही वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। दैट्स ग्रेट। चलिए, अच्छा, का बच्चों ने शुरू कर दिया है मतलब क्वेश्चन
पूछना। मैं ऑलरेडी आ रही हूँ सबके क्वेश्चन पे, मुझे पता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे नोट करके लाई हूँ कि कौन कौन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, चलिए अभी का कॉमन क्वेश्चन जो कि कमेंट सेक्शन में काफी लंबे टाइम से घूम रहा है, आपने कितनी यूनिट्स टारगेट की थी और कौन कौन सी यूनिट टारगेट की थी? एक्चुअली मैम मैंने 11 यूनिट्स प्रिपेयर की थी। ओके। मैंने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं प्लांट बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा एनिमल फिजियोलॉजी मुझे टफ लगता था। तो मैंने एनिमल फिजियो और डाइवर्सिटी लीव करके 11 यूनिट्स प्रिपेयर की थी। ओके, सो डाइवर्सिटी एंड एनिमल फिजियोलॉजी लीव कर दिया, बाकी सारा यूनिट आपने किया। एंड व्हाट यस वाज मैम। द परसेंटेज, आई मीन टू से कितना परसेंट आप एक यूनिट को कंप्लीट करती थी? एक्चुअली मैम मैंने लगभग सारे यूनिट्स में इक्वल इक्वली दिया, बट जो सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन था, तो इम्यूनोलॉजी थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा उसमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो इम्यूनोलॉजी के मैंने बस एक आध ही टॉपिक पढ़े थे। इम्यूनोलॉजी बाकी मैंने स्किप कर लिया था, जैसे उसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, एमएससी, बस ऐसे कुछ पढ़ के गई थी मैं, बस एक आध सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़े थे, बाकी मैंने सब लगभग लगभग सब प्रिपेयर किया था। ओके, तो जब आप तैयारी करती थी तो आपका इस यूनिट्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता था? मतलब कि अगर मान लीजिए मैं आपकी तैयारी को अगर जज करना चाहूँ, तो मैंने आपको एक यूनिट से अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो यस व्हाट वाज योर कॉन्फिडेंस लेवल कि आपके मैक्सिमम कितने सही हो सकते थे उन 10 सवालों में से? मैम, फॉर ईच यूनिट और फॉर ईच यूनिट। मैम फॉर सेल बायोलॉजी आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 करेक्ट हो जाते थे, मतलब मतलब मैं कह एवरेज सकती हूँ। बेसिस पे। यस मैम। एंड ओके, तब तो मैं मान सकती हूँ कि आपका प्रिपरेशन बहुत एक एक्यूरेसी लेवल पे था, अच्छा खासा ही। यस, यस मैम। ओके, 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 दैट्स ग्रेट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए हैं सभी स्टूडेंट को। अच्छा, नेक्स्ट है कि जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी आपने की थी या कैसे की थी? यस मैम, की थी मैंने अन अकेडमी में मोटाराम सर से जनरल एप्टीट्यूड ओके। की प्रिपरेशन की थी। और बेसिकली उसमें जो पीवाईक्यूज थे, आई मीन वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने इस बार ऑब्जर्व किया था कि कुछ पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे। अ, जो मॉर्निंग शिफ्ट में था, आई थिंक उसमें तो 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो मैं कहूंगी कि आप पीवाईक्यूज भी कीजिए, और मतलब पीवाईक्यूज को लेफ्ट नहीं करना है, उनको आप जितना हो सके उनको प्रैक्टिस कीजिए, और उन्हीं से मैंने जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा था। ओके, फिर तो आपकी जनरल एप्टीट्यूड भी अच्छी खासी होगी फिर तो। मैम मैं कहूंगी एवरेज जैसी, अच्छी खासी ओके। नहीं। ओके। चलिए, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगला सवाल जो कि काफी घूम रहा है, स्टैंडर्ड बुक आपने प्रेफर किए थे या कोई और सोर्स किया था, और अगर कोई पब्लिकेशन बुक किया था तो उनका भी नाम बता दीजिए। नो मैम, मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा, मैंने बस जो एन अकेडमी में जो पीडीएफ जो नोट्स मिलते थे, मैंने बस उन्हीं से पढ़ाई की है। मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक भी यूज नहीं की है, क्योंकि मुझे उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने फिर एक आध बार ट्राई किया था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसे साल 2 साल लग जाएंगे, तो मैंने बस जो एन अकेडमी में नोट्स थे बस उसी से पढ़ाई की। दैट्स ग्रेट। चलिए, तो अगर मैं शॉर्ट में पूछना चाहूँ कि एक आपकी जो है एक आइडियल स्टडी मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी, मतलब हाउ यू, अगर मैं एक दिन आपका लूं तो हाउ यू यूज टू मैनेज योर ओवरऑल स्टडी पीरियड? एक्चुअली मैम मैं मॉर्निंग से मतलब एक दिन के 10 to 12 आवर्स दे देती थी स्टडीज को। एंड ओके। मॉर्निंग में एटलीस्ट मैं 4 आवर्स पढ़ती थी, 3 to 4 आवर्स। एंड थोड़ा सा और दिन के समय में भी मैं स्टडीज ही करती थी, दिन में भी 4-5 घंटे, और थोड़ा इवनिंग में भी 4-5 घंटे पढ़ लेती थी। एंड ये स्ट्रेटेजी है, ज्यादा कोई टाइम टेबल भी मेरा उतना फिक्स नहीं था, पर मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी कि हाँ भाई, अगर टाइम टेबल जो है उसका 50% भी मेरा मैनेज हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। मैं लगभग लगभग 50% तक ही उसको फॉलो भी कर पाती थी। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। वो होता है ना, जैसे हम टाइम तो सेट करते हैं, हर रोज फॉलो नहीं कर यस, पाते, बट अगर हम मैक्सिमम भी फॉलो कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। यस। ओके। अच्छा, कुछ प्लस के स्टूडेंट है जो आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी यूनिट्स आपने टारगेट की थी उनके लिए आपने किन एजुकेटर से स्टडी किया था? यस मैम, मैम पहले तो जो आप 6 की 6 यूनिट पढ़ाते हैं वो सारी मैंने आपसे पढ़ी थी। देन बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स मैंने वीरेंद्र सर से कंप्लीट किए थे। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने सलमान सर से पढ़ी थी। एंड टेक्निक के लिए आरती मैम। एंड कभी कभार मैं खुशबू मैम। मैं वैसे पूरे अन अकेडमी में सब जगह घूमी हूँ सबसे मैं। बढ़िया। यस मैम, सारे एजुकेटर मतलब कुछ ना कुछ मैंने सबसे पढ़ा है, जैसे कि ये दीपशिका मैम, वो गेट के लिए पीवाईक्यूज करा रहे थे, वो वहां से भी किए मैंने। गेट भी उन मतलब अन अकेडमी की वजह से क्वालिफाई हुआ।
देन डीबीटी के जो इन्होंने पीओआईक्यूज जो अदर एजुकेटर ने कराते वो भी किए मैंने सबसे पढ़ा है मैम। और ओके, सब एक से दैट्स बढ़कर रियली एक ग्रेट। है। अच्छा, तो आपने ये एक अच्छा सवाल मुझे याद दिलाया, आपके और कौन कौन से एग्जाम क्लियर है? मैम लास्ट ईयर 2021 में डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई किया था। देन ओके ये गेट 2022 ये अभी जो हुआ था वो भी क्वालिफाई हो गया। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। आपकी प्रिपरेशन के टाइम में सबसे टफेस्ट चीज क्या थी, जो आपको लगा कि वो आपको बहुत चैलेंज कर रही है? मैम सबसे पहले तो जब बीच में ये लॉकडाउन लग गया तो थोड़ा ज्यादा नेगेटिविटी सी हो गई थी कि अब फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, हम बस बहुत सारे टाइम से बस बिना सोचे समझे डायरेक्शन लेस होके तैयारी कर रहे, तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता था और माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता था और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। तो सबसे ज्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि अपने आप को वहां से निकाल कर पढ़ाई पे लाना, ये सबसे ज्यादा मेरे डिफिकल्ट रहा। ओके, तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया फिर? मैं कुछ यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोस देख लेती थी और थोड़ा कभी-कभार मैं खुद से अपने आप को पुश करके हाँ नोटबुक के सामने ले आओ तो 5-10 मिनट के बाद वो ओवरकम हो जाता था। हाँ, बुक को देख के पढ़ने में लग जाओगे, आप पढ़ने बैठ जाओगे तो वो चीज़ें फिर भूल जाते थे। तो हाँ, पढ़ाई में ऑटोमेटिकली फिर थोड़ा-सा फोकस आने लग जाता था। तो मैं यही करती थी। ओके, ग्रेट। तो आपका जो पेपर का स्ट्रैटेजी था, आई मीन एग्जाम हॉल में आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया, उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब हाउ यू स्टार्टेड? मैम सबसे पहले तो मैं जैसे मैंने सी सेक्शन से स्टार्ट किया था क्योंकि वो सबसे लेंदी सेक्शन होता है और सबसे क्योंकि मार्क्स देने वाला सेक्शन मुझे वही लगता है अगर आप उस पे फोकस करो। तो मैंने पहला जो 1 घंटा था पूरा उसी पे फोकस किया था कि मुझे सबसे पहले इसी को करना है और आराम से करना है। तो सबसे पहले मैंने सी सेक्शन पे स्विच किया, देन बी, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने ए सेक्शन किया था। और आई थिंक मुझे याद है कि मैं 10 मिनट पहले मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था। ओके, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। चलिए गाइस, और कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं जो मैंने स्किप कर दिया हो? अच्छा, एक और सवाल है, आपका आगे का क्या प्लान है विद दिस सच अ गुड रैंकिंग? मैम आगे अब मैं पीएचडी के लिए पीएचडी करना चाहती हूँ और उसी के लिए बस अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, उसी के लिए आगे ओके, बस सो वही सोचा है। कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है आपको? मैम मैं प्लांट बैकग्राउंड से हूँ तो बस मुझे उसी में जाना है। प्लांट में? ओके ओके, कुछ बच्चों का पूछना है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या किया था? मैम एक्चुअली मैंने मेरे पास एक प्रैक्टिस बुक थी तो कुछ क्वेश्चन मैं वहां से प्रैक्टिस करती थी और अनअकैडमी में बहुत सारे जो एजुकेटर हैं, आप भी, वीरेंद्र सर, सभी लोग पीवाईक्यूज करा रहे थे तो मैंने वही प्रैक्टिस किए थे और मैं लाइव नहीं अटेंड कर पाती थी, रिकॉर्डिंग से देखती थी, पर मैं उनको वैसे ही अटेंड करती थी जैसे कि वो लाइव चल रहे हो। मतलब वो पोल देते थे, उनका आंसर देना, फिर उनको मैं लिख लेती थी और कहीं पे रॉन्ग हो रहा है तो रीजन लिखती थी कि क्यों रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, फिर उनको या फिर कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं आया वो सर्च करके दोबारा से पढ़ के फिर पढ़ लेती थी और फिर जो भी मिस्टेक है उसको करेक्ट कर लेती थी। ओके, दैट्स अ ग्रेट अटेम्प्ट एक्चुअली। यस। आपने शॉर्ट्स भी बनाए थे? यस मैम, मैंने एक नोटबुक थी जिसमें मैंने सारे यूनिट्स के शॉर्ट नोट बना लिए थे जो लास्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे लास्ट रिवीजन करने के लिए। तो एक ही नोटबुक में मैंने 11 यूनिट्स वो कर ली थी, कंप्राइज करके उसमें बना लिया था। ओके ओके, मतलब एक जगह पे पूरा कंपाइलेशन आपने यस। कर लिया? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा स्मृति, अगर टाई होता है तो बिल्कुल परसेंटाइल देखी जाती है स्मृति, अगर 2 से 3 लोगों की अगर एक जैसी परसेंटाइल आती है तो उनकी एक जैसी रैंकिंग हो जाती है। ओके, होप इट इज क्लियर। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, राइट निशा? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा, शुभम इज आस्किंग पाथ फाइंडर की बुक भी आपने रेफर की थी क्या? मैम एक्चुअली मैंने ली थी, खरीदी थी मैंने पाथ फाइंडर की बुक और मैंने कुछ चीजें जैसे अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हो वो ठीक है, मैंने कुछ चीजें उसमें पढ़ी बट मुझे वो इतनी इफेक्ट नहीं लगी मेरे अकॉर्डिंग। देन फिर मैंने जो चीजें कभी कभी जैसे कोई बेसिक्स में डाउट है तो मैं उसके लिए उसको रेफर करती थी। ओके, स्पेशल टिप फॉर सेक्शन सी डीलिंग एटीट्यूड, मतलब आई मीन आप अपने साथियों को क्या बोलना चाहेंगे? सेक्शन सी को डील करना एक्चुअल में एक बहुत रिस्की एरिया होता है, जैसे मैंने कहा, वो या तो यस काम बिगाड़ देता है या तो काम ठीक कर देता है। तो एनी सजेशंस कि सेक्शन सी को कैसे डील करना इफेक्टिव रहेगा? मैम मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या किया था कि सबसे पहले आप सेक्शन सी में, मतलब वो बहुत ज्यादा रिस्की एरिया है तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। मैं क्वेश्चंस को 2 या 3 बार
पढ़ा और उसमें जो ये ऐसे वर्ड होते हैं नॉट, ट्रू, करेक्ट, इन पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है और उनको 2 से 3 बार पढ़िए और श्योर होके, अगर आपको पता है आपको क्वेश्चन आता है, तभी मतलब आप 100% श्योर है कि आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, तभी आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो थोड़े से गलत फहमी से वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और वो पूरे 5 मार्क्स लेके चला जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप जब 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन आपको आता है, आप तभी उसे अटेम्प्ट। बिल्कुल सही बोला आपने, अदरवाइज रिस्क के चक्कर में क्या होता है, जितना मार्क्स हमने स्कोर किया होता है वो भी चले जाते हैं। तो निशा चलिए अभी एक आउट ऑफ ट्रैक 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। आपकी फैमिली में और कौन कौन? मैम मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मैं ही हूँ, देन मेरी सिस्टर, देन ब्रदर। ओके, और आपकी हॉबीज? मैम मेरी हॉबीज बेसिक सी हैं, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, मैं बुक रीड बहुत करती हूँ एंड उसके अलावा छोटी मोटी चीजें हैं जैसे मूवीज देखना एंड म्यूजिक, दैट्स इट। बट बिगेस्ट हॉबी है कि मुझे रीडिंग बहुत पसंद है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आदत होती है कहते हैं। सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि आपने क्या मॉक टेस्ट भी दिया था? एक्चुअली मैम मैंने अटेम्प्ट किए थे, ज्यादा मॉक टेस्ट मैं नहीं दे पाई, बट आई थिंक मैंने 10 to 12 मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छा, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी? मैम दिस इज माय पेरेंट्स, सब कुछ उन्हीं की वजह से है और सब उन्हीं के लिए है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो एमसीक्यू की बुक का नाम बता दीजिए जो आपने प्रेफर किया था। मैम एक्चुअली से वो पूछ पाथ रहे हैं। फाइंडर की ही वो थी, प्रीवियस ईयर की। ओके, पाथ ओके, फाइंडर। फाइन। पाथफाइंडर की एमसीक्यू बुक, राइट? प्रैक्टिस यस बुक। मैम। ओके, फाइन। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? शॉर्ट नोट्स बनाने का आपका मेथड क्या था? जैसे कोई टॉपिक है तो उसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लिख लीजिए, वो भी ऐसे कीवर्ड्स जो कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे, जैसे कि फालतू की चीजें ना लिखकर जो चीजें आपको एक के बाद एक चीजें रिकॉल कराएं, जैसे एक वर्ड है वो आपको दो चार उसके साथ बहुत सारी चीजों की और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं ऐसी चीजों को के नोट्स बनाती थी, क्योंकि आप और ये कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा ना लिखे, कम से कम लिखे और वो इफेक्टिव हो, ताकि आपको रिवीजन करते समय कोई दिक्कत ना आए, फिर नहीं तो हम वही ओके, ढूंढते रह जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है। फाइन। अच्छा, सुमन इज आस्किंग आपका फ्यूचर एम क्या है? पीएचडी के बाद आप साइंटिस्ट पोस्ट पे जाना चाहती हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर? मैं हमेशा से रिसर्च में जाना चाहती थी, मुझे साइंटिस्ट पोस्ट पे ही, आई मीन अगर हो फ्यूचर में हो तो मैं साइंटिस्ट के लिए ही जाऊंगी। Okay, that's great. Tony is asking any last advice for average students कि उनको कहाँ पे कमांड अपना मेन बनाना चाहिए? मैम पर जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ये मानना है कि अ, जो लोग कहते हैं ना टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, आप हमेशा ये मत सोचिए कि हम टैलेंट होंगे तो हम तभी कुछ कर पाएंगे। टैलेंट बहुत बाद में आता है, सबसे मेन होता है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। यस मैं मतलब मेरा पर्सनल लेवल पे ये मानना है, जैसे कि कहते हैं कि कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि जो ब्राइट है वही अच्छा कर सकता है, जो यस ब्राइट नहीं है वो नहीं कर सकता है। बट मैं तो कहती हूँ ये सब कुछ, कहते हैं ना, हिस्ट्री बनाना आपके हाथ में है। कोई यस पैदा होते ये चीज लिखवा के नहीं लाता कि वो लाइफ में ब्राइट काम ही करने वाला है। आपकी अभी की मेहनत ही डिसाइड करती है कि आपका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी में फॉल आउट होता हो, ब्राइट, एवरेज, बिलो एवरेज, आप अपना खुद का जो वक्त है वो बदल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क और एंड योर स्ट्रैटेजी। अगर वो आप सही करते हैं, डजेंट मैटर आप कहाँ से आए हैं, किस कॉलेज से आए हैं, कितना नॉलेज लेकर आए हैं, अगर आप गेन करने को रेडी हैं, आप मेहनत करने को रेडी हैं, बिलीव मी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। टफ टफ होगा, मैं ये नहीं कहूंगी टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं। यस मैम वो कहते हैं ना, आप कहाँ से शुरू करते हो वो मैटर नहीं करता है, आप कहाँ जाते हो ये मैटर करता है। तो ऐसा सोचना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, अगर आप मेहनत करोगे आप कुछ भी कर सकते हो। जी, मेहनत जो है एक की फैक्टर होता है। अगर आप यस मेहनत करने को रेडी है, आप कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। यस मैम। Okay, so Hela is asking, have you done biochemistry numericals? यस मैम। अच्छा, Pragriti is asking, being shy is good or bad? समटाइम्स सो बैड, क्योंकि आप बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो मिस कर जाते हो, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप इसको कंकर नहीं कर सकते, आप इसको भी
पार कर सकते हो। एक्चुअली आई एम एन इंट्रोवर्ट, शाई इज थोड़ा अजीब सा वर्ड होगा, तो थोड़ा अलग इंट्रोवर्ट हो हूँ मैं जाएगा, ज्यादा। मतलब यस ज्यादा मैम। आप बोलती नहीं हैं, आप थोड़ा चुप यस रहना मैम। पसंद ज्यादा करती हैं। ओके। यस मैम। एक्चुअली मुझे लग रहा था when like I was talking with you, I just can feel like you are having a very limited word for everything, so that is an यस मैम। indication कि yes आप बहुत सोच समझ के बोलती हैं, थोड़ा थोड़ा बोलना पसंद करती हैं। So I was right somehow. Okay, डीबीटी के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, जरा बता दीजिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है हमारे जो जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैम मैं जो सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर कर रही थी मैंने वही पढ़ा था, क्योंकि डीबीटी में इकोलॉजी नहीं आता है तो वो यूनिट स्किप कर दी, और बाकी जो आप सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही यूनिट उसमें आती हैं। अगर आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डीबीटी भी इजीली क्वालिफाई कर लोगे। ओके, शैली इज आस्किंग इंट्रोवर्ट होने का कितना नुकसान है, क्या आप बताएंगी? मैंने बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा नुकसान भी देखा इसकी वजह से। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इसमें लॉस होता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि आप एक्चुअली आप शाय नहीं हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप कम पसंद करते हो। लोग सोचते हैं आप एरोगेंट हो, आप बात नहीं कर रहे हो। ये तो थोड़ा उसमें लॉस होता है कभी कभी। हाँ, ये चीज थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड कर ली जाती है, यस मतलब मैम। अगर आप थोड़ा चीजों को शांति तरीके से पसंद करते हो तो जहाँ पे बोलना चाहिए वहां भी हमको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कम यस मैम। बोलते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, हमारा वो प्राउडनेस है, शायद हम थोड़ा घमंडी हैं, दैट इज व्हाई वी जस्ट डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल। बट यस वही वो फर्क हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंसेस हैं जो कि अंडरस्टैंड कर लिए जाए तो सही मीनिंग देते हैं, अदरवाइज तो नेगेटिव मीनिंग दे देते हैं। यस मैम। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें आप अपने थ्रू आउट प्रिपरेशन जर्नी में, ये जानना चाहते हैं देवी एक्चुअली प्रसाद। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी, क्योंकि एक दिन अगर एक दिन छूट जाता था दोबारा से उस पे पढ़ मतलब अपना माइंडसेट बनाना पढ़ाई के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो फिर मैंने क्या स्टार्ट किया कि चलो अगर नहीं हो पा रहा है डेली पढ़ना है, भले मैं 5 मिनट पढूं 10 मिनट पढूं, पर डेली आप करो। मजबूरी में आप अपना मन मार के भी आप पढ़ो, पर धीरे धीरे फिर वो हैबिट में आ जाता है तो फिर आदत हो जाती है, फिर आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाते हो उस पे। जी, बोलते ना, वो कहते हैं कि किसी भी चीज की आदत आपको लगानी है, आपका मन करे या ना करे, रोज उसको हाँ। करना ही है। यस मैम। ऑटोमेटिकली फिर कुछ टाइम बाद आपको वो हैबिट में चला आता है, हर चीज वो हैबिट में चला जाता है, इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, रिवीजन के टाइम पर कुछ स्टूडेंट जाना चाहते हैं, माइट बी ए प्लस के स्टूडेंट है। रिवीजन के टाइम पे आप पीडीएफ की मतलब स्पीड बढ़ा के रिवीजन करते थे, या नोट्स से रिवीजन करते थे, या आपने जो बनाया है डायरेक्टली उससे करते थे? मैम जब मैं रिवीजन कर रही थी तो जैसे मैं पीडीएफ से पढ़ती थी तो टाइम बचाने के लिए पहले पीडीएफ पढ़ लेती थी। अगर पीडीएफ में मैं कहीं अटक रही हूँ या फिर कोई पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं फिर रिकॉर्डिंग चला देती थी और उसको 2x की स्पीड में सुन लेती। तो इस तरह से टाइम भी बच जाता था और आपको आपका रिवीजन अच्छा भी हो जाता था। तो मैं ओके। यही स्ट्रेटजी अपनाती थी। ओके, फाइन। अच्छा, काफी बच्चे पूछ रहे हैं, आपने कहा कि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं था, लेकिन आपने अपना बेसिक्स कहाँ से और कैसे क्लियर किया? मैम इस पे बहुत ज्यादा मेहनत लगी। मैंने कहा था मैंने पाथ फाइंडर की बुक रखी थी, मैं उससे पढ़ती थी, मैं गूगल करती थी। मैंने एक नोटबुक बना ली थी, जो जो टर्म मुझे क्लियर नहीं है उसकी एक नोटबुक बन गई थी, और गूगल से मैं सारे डेफिनेशन सब कुछ देख के फिर इस तरह से मैंने अपना बेसिक्स क्लियर किया। और पढ़ते रहती थी, जो आ रहा है समझ में ना आ रहा हो, अगर क्लास में नहीं आ रहा है तो बाद में जाके फिर गूगल करके मैं इस तरह से मैंने अपना बेसिक्स क्लियर किया What was the reaction of your family after seeing your result? है। मैम थोड़ी देर के लिए सब शॉक थे, उनको समझ ही नहीं आया क्या हो गया। देन उसके बाद ओके। सभी बहुत खुश थे घर में, सभी अभी भी बहुत खुश हैं। जब फैमिली के लिए ना एक्चुअली ऐसा कुछ होता है ना, तो वो एक हादसा हो जाता है, लेकिन खाली हादसा बोलना ठीक नहीं रहेगा, शायद बोलना खूबसूरत हादसा बोलना ठीक रहेगा कि एक हो जाता है। आपकी तो प्लानिंग थी, बट उनके लिए वो एक हादसा जैसा काम करने लगता है, मतलब जब कुछ ऐसा होता है तो वो जल्दी यकीन नहीं करते हैं कि क्या हो गया, क्या कैसे हैंडल करेंगे सब चीजें। जी ओके। पहले कहते थे इतना क्यों पढ़ रही हो, तू पागल हो जाएगी, इतना क्यों पढ़ रही है, दिन रात पढ़ते क्यों रहती है। फिर आज कह रहे हैं हाँ मेरी बेटी बहुत ज्यादा पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी। ओके, वक्त वक्त की बात है वो। ओके, अच्छा, उद्धम इज आस्किंग इफ आई एम पेंशिएटिंग द नेम करेक्टली, कैन विदाउट कोचिंग इट इज पॉसिबल टू क्रैक CSIR? मैम ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है, बट आई थिंक मेरा ये ओपिनियन है कि बहुत टाइम लग जाएगा। इट्स टू टाइम टेकिंग, और फिर ये लोगों पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे
प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे उनकी स्ट्रेटेजी है सेल्फ स्टडी करने की, ये उस पे भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे मतलब कितने टाइम में इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। जी, मतलब एक तरीके से ये स्टूडेंट ओरिएंटेड हो जाता है, मतलब यस मैम। कोई कुछ स्टूडेंट कैपेबल है खुद से अकेले पढ़ाई करने में, कुछ यस स्टूडेंट मैम। कैपेबल नहीं है, तो जो कैपेबल नहीं है दे शुड आउट फॉर सम अदर इंस्टीट्यूट जहां से वो पढ़ सकते हैं। जो कैपेबल है ऑब्वियसली दे कैन कंटिन्यू, उनको घबराने यस की मैम। जरूरत नहीं है। और ये कैपेबिलिटी आपको ऑलरेडी समझ में आने लगती है जब आप एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट देते हो कि यस आप कैसा स्कोर कर पा रहे हो। दैट इज अ यस मैम। एक्चुअली हिंट, यस आप अकेले भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। Okay, so Shahana is asking, Shahana के क्वेश्चन बड़े वो होते हैं। She is asking, since 2019 you only studied for CSI and NET or doing some other degree side by side? नो नो, मैं सिर्फ इसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि मेरे माइंड में और चीज कुछ आया नहीं, बस मुझे ये था कि मुझे ये क्वालिफाई ही करना है। जब 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो थोड़ा बुरा लगा कि भाई मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर मेरा दिमाग बस इसी पे फोकस हो गया था कि मुझे ये करना ही करना है, तो मैं बस इसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। Okay, विकास is asking, 4-5 बार अटेम्प्ट देने के बाद भी जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, आप उनको क्या सजेशन दे सकती हैं? मैम 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद तो पहले स्टूडेंट को खुद पता चल जाता है कि हम कैपेबल हैं या नहीं है। अगर आपका ये ड्रीम है तो आप पेशेंस रखिए और मेहनत करना बंद ना करें, मैं बस यही कहूँगी। ओके, और जिन्होंने भी विकास आपने जो सवाल पूछा है मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी, आप अगर इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं तो पहले तो कहते हैं ना कि एक ही रूट पे अगर आप मूव कर रहे हैं तो एक बार रुकिए, एक बार सोचिए कि क्या वो रास्ता सही पकड़ा है या गलत पकड़ रखा है। ठीक है, आपका एम सही है, बट क्या जो रास्ता आपने चुना है उस एम तक जाने का क्या वो सही है या नहीं, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो उसको बदलिए। सेम चीज अगर बार बार आप कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ कमी हो रही है, कुछ ना कुछ गलत है वहां पर, उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मतलब उस एम तक पहुंचने से रोक रही है, उसके ऊपर काम कीजिए, उसको थोड़ा एलिमिनेट कीजिए, कुछ अच्छी चीजों को इनकॉर्पोरेट कीजिए, एंड देन यू कैन सी कि क्या रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो रहा है कुछ चेंजेस करने से। आई थिंक दैट मे हेल्प यू। आई एम फ्रॉम मैथमेटिकल साइंस, इवन दो दिस इंटरव्यू गिव अस वेरी मच ऑफ करेज टू रिकवर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, थैंक्स मैम। ओके जाहिर, वी आर रियली ग्लैड कि हमारे साथ अभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी ये इंटरव्यू को देख रहे हैं। ओके, एनी स्पेशल टिप्स फॉर एग्जाम हॉल? मैम सबसे पहले तो आप बिल्कुल काम होने चाहिए क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेट है वही आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 50% वो भी डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले आपको काफी काम और कूल होके उसको ध्यान से पढ़ना है और ये नहीं समझना है कि और उस समय आपको ये अपने माइंड में नहीं लाना है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ, बस आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से अटेम्प्ट करूँ। बस आपकी यही थिंकिंग होनी चाहिए क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी वो एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखकर। तो तब से मैंने सीख लिया कि कुछ भी हो भले मुझे आए ना पर मैं कभी पैनिक नहीं करूंगी एग्जाम हॉल में। तो आप बिल्कुल कूल और काम रहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मतलब आपका कमांड आपके पैनिक लेवल पे अच्छा खासा हो गया था। यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा अच्छा, पीएचडी कहाँ से करने का प्रोग्राम है आपका? काफी स्टूडेंट ये जानने में इंटरेस्टेड है। मैम यूनिवर्सिटी अभी मैं डिसाइड नहीं किया है बट मैं आई मीन कोई अच्छी यूनिवर्सिटी अगर कहीं पे भी पीएचडी के लिए अप्लाई हो जाए तो मेरा ऐसा कोई नहीं कि मुझे यहीं से करना है। आई एम ओके विद एनी यूनिवर्सिटी। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके निशा, तो आई थिंक हमने मैक्सिमम सवाल पूछ लिए, तो मुझे आपसे बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ हमारी सारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा ये जान करके आपने इतनी मेहनत की। आपका कहते हैं ना एक दिन की मेहनत नहीं थी, वो बहुत लंबी मेहनत थी, लेकिन मुझे जान के ये खुशी हुई कि वो एक्चुअल में रंग लेकर आई, और आपने हिम्मत नहीं हारा, वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज थी एक्चुअल में। सो मतलब आप एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि अगर किसी के पास कहते हैं ना एम हो और अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर बस वो हार ना माने और उसको पता है कि नहीं मेरा कुछ भी अगर अच्छा होने वाला है तो इसी फील्ड में होने वाला है और मैं कंटिन्यू करूंगा, तो वो फिर लाइफ में बिल्कुल अचीव कर सकता है। आपने वो एक ट्रूली एग्जाम्पल सेट किया है हमारे सारे स्टूडेंट के सामने। So once again, I'm congratulating you for this great AIR ranking. So again, congratulations, निशा। और कुछ थैंक आप यू कहना मैम। चाहेंगी अपने दोस्तों को? थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कल जब मैंने आपसे बात की मुझे
मतलब अमेजिंग फीलिंग आ रही थी, और आज आपसे लाइव बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और थैंक यू सो मच। और मैं बस यही जी, कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, या फिर आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, या फिर आप अपने एम की ओर जा रहे हो, और आपके रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावट है, मुश्किल है, तो आप समझ जाओ आप उसी के लिए बने हो। तो मेरा यही मानना है बस। बहुत बड़ी बात कही आपने। अक्सर यस रुकावटें जो मैम। होती हैं वो हम लोग को मतलब ऐसा लगता है कि नीचे गिरा रही हैं, बट इट्स लाइक वी आर शेपिंग एट दैट टाइम। हम खुद को जो है उस मुसीबत में शेप आउट कर रहे होते हैं, और अगर यस सरवाइव मैम। कर जाते हैं तो कुछ अच्छा क्रिएट कर पाते हैं, और बैकआउट कर जाते हैं तो फिर हम सोच लेते हैं कि वो रास्ता हमारे लिए बना ही नहीं था। सो यस मैम। थैंक यू सो मच निशा, आपका टाइम देने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब लिटरली यू आर गिविंग अ इंस्पिरेशन कि किसी चीज पे इतनी जल्दी गिव अप करना, इट इज नॉट अ सेम थिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके 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 निशा, थैंक यू सो मच फॉर